दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, जो हुआ था, इसको डिजाइन किया था, डेवलप किया था, ये डेवलप किया था रिसर्च इंजीनियर्स इंटरनेशनल ने इन द 1997। 1997 में ये सॉफ्टवेयर आपका पहले टाइम इंस्टॉल हुआ था। तब इसको बेंटले ने डिजाइन नहीं किया था, बेंटले ने इसको 2005 में परचेस किया था। उन्होंने इसको परचेस किया था फ्रॉम द रिसर्च इंजीनियर्स इंटरनेशनल, REI एक कंपनी थी ये, जिन्होंने इसको डेवलप किया था। देन बेंटले सिस्टम्स ने, दैट इज एन अमेरिकन कंपनी, बेंटले ने फिर इसको 2005 में इसको परचेस किया था REI से, रिसर्च इंजीनियर्स इंटरनेशनल से। उसके बाद में आपका जो सॉफ्टवेयर था स्टैट प्रो के नेम से था ये पहले सॉफ्टवेयर आपका। फिर इस सॉफ्टवेयर में धीरे धीरे स्टैट प्रो का V8 टाइप वर्जन जो आपको पहले यूज करते थे, उसमें आपका SS3, SS4, SS5, SS6 ऐसे करके हमारे अपडेट्स आते गए थे। तो करंटली जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज योर स्टैट कनेक्ट एडिशन। तो स्टैट कनेक्ट एडिशन जो था आपका लॉन्च किया गया था, दैट वाज ऑन द 20th जून 2017, 2017 में लॉन्च हुआ था। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आपका स्टैट कनेक्ट को आए हुए। ये आपका 2017 में, नहीं 3 साल पहले ही आपका सॉफ्टवेयर स्टैट कनेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, वन मोर थिंग कि क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में अपडेट, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। इसका एक रीजन है, क्योंकि हमारे जो डिजाइन कोड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आपका मैं बताऊं 2016 में आपका सीस्मिक में आपका अपडेट हुआ है, सीस्मिक कोर्स में अपडेट हुआ है, 2016 में अपडेट हुआ है। तो 2016 के अपडेट के बाद में आपको ऑब्वियसली कि आपके सीस्मिक कोड में अपडेट हुआ है, तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर में भी अपडेट होगा ही वो ऑब्वियसली। तो जैसे जैसे आपके कोड्स में चेंजेस होते रहते हैं, सॉफ्टवेयर में भी आपके चेंजेस आपके ये आते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में 2017 जैसे मैंने बताया आपका सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं कि सॉफ्टवेयर का मीन क्या है। जो आपका जैसे वर्ड है स्टैड, STAAD, तो हियर जो आपका वर्ड लिया गया स्टैड, ये लिया गया है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन से। यू कैन सी ऑल द रेड, जो भी आपके यहाँ पे रेड मैंने जो आपको किया हुआ, यू विल सी दैट इट इज द STAAD, दैट इज द स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन। ओके, so this is the most वाइडली यूज सॉफ्टवेयर, ये जो आपका यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर। मोर देन आपके जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें आपके मोर देन 90 कोड्स आपके यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो ये 90 कोड सिर्फ कंट्रीज के कोड नहीं है। 90 कोड्स मींस कि आपके ये स्टील के, कंक्रीट के, टिम्बर के, एल्यूमिनियम के कोड्स के साथ साथ इंडियन कोड, अमेरिकन कोड, चाइनीज कोड, ब्रिटिश कोड, ये सारे कोड्स भी आपके वहां पर ऐड है। और उन्हीं के साथ साथ आपके कुछ कंपनीज भी हैं, लाइक जैसे टाटा स्ट्रक्चर हो गया, टाटा हो गया, आपका हो गया जिंदल स्टील। तो ये इतने बड़े बड़े नेम है आपके कंस्ट्रक्शन साइट के, फील्ड के, आपके ये स्टील के, कि इनके पर्टिकुलर इनके भी कोड इंट्रोड्यूस यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखोगे। टाटा टाटा का जो कोड है, टाटा स्टील का और जिंदल स्टील का, इनके कंपनीज के भी कोड इवन यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, और करंटली मैं आपको बताऊं तो मैंने बताया कि आपका नंबर 1 सॉफ्टवेयर है, दैट मीन कि यहाँ पर नंबर 1 सॉफ्टवेयर अगर स्टैट प्रो है तो और भी सॉफ्टवेयर आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए रहते हैं। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर आपका स्ट्रड है, एक सॉफ्टवेयर आपका है E-टैप्स है, ठीक है, आपका एक सॉफ्टवेयर है आपका टेक्ला। तो ये सॉफ्टवेयर भी आपके स्ट्रक्चर डिजाइन के होते हैं। बट मैं बात करूं कि इंडिया में, इवन इंडिया के आप ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात किया जाए तो करीब 80% मार्केट जो है स्टैट प्रो ने कवर अप की हुई है करेंटली। ठीक है, स्टैट प्रो ने। उसके बाद में आपका E-टैप्स और टेक्ला का आता है। टेक्ला क्या है कि बेसिकली टेक्ला में आपके अमेरिकन अमेरिका साइड में आपका टेक्ला काफी यूज हो रहा है, इंडिया में इतना यूज नहीं है। इंडिया में जो टेक्ला सिर्फ वही यूज कर रहे हैं जो आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं। दैट मीन कि जैसे कि मैं एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहा हूँ, मुझे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं बाहर से, मैंने प्रोजेक्ट उठाए अदर कंट्रीज के, मैंने काम किया और वापस सबमिट कर दिया। तो लोग इवन पूरी पूरी कंसल्टेंसी एक कंपनी तक ओपन कर रखी हुई है यहाँ पे इंडिया के अंदर, और वो लोग कंपनी ओपन करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे कंपनी ओपन करके सिर्फ और सिर्फ टेक्ला पे आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं। यानी उस स्ट्रक्चर में इंडिया में वर्क बहुत नहीं है, भी बहुत रेयर कोई यूज कर रहा हो तो यहाँ पर। अदरवाइज टेक्ला का यूज जो है पूरा ऑल ओवर। तो ऐसा नहीं कि टेक्ला का यूज अगर सोचो कि अमेरिका में हो रहा है तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है बाई चांस आप किसी कंपनी में, नोएडा साइड में कुछ कंपनीज हैं, मेरे फ्रेंड्स भी इवन वर्किंग करते हैं,
तो नोएडा साइड में कुछ कंपनीज हैं जो टेक्ला पे वर्क कर रही हैं, तो बट बहुत रेयर कंपनीज हैं, एक दो चार कंपनीज आपको ज्यादा नहीं मिलेंगी यहाँ पर आपको अपने नॉर्थ इंडिया में इस साइड में। तो वो लोग भी जो वर्क कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स ऑन साइट नहीं है। दैट मीन कि यहाँ पर टेक्ला पे वर्क करने के बाद ऑन साइट पे उसका कुछ यूज हो ही नहीं रहा है। तो आपको सोचो कि अगर फील्ड जॉब करना चाहो टेक्ला सीख के तो वो भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिजाइनिंग का काम मिलेगा, वो भी आउटसोर्सिंग का मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद आगे बताता हूँ मैं आपको कि it is one of the software application created to help the structure engineer to automate their task and to remove the tedious and long procedure of the manual method. That means कि जो भी आप manual work करते थे, that was your कि आपने structure बनाया, सॉरी आपने shear force bending diagram, ये सारी चीजें stress की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो मैनुअल, ये सारी चीजें आपको मैनुअल कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो आपको भी पता है कि कितना टाइम लगता है। आप सिविल में हो, आप जब भी बड़े सक्सेस की सारी चीजें सॉल्व करते हो तो आपको पूरा प्रोसेस करने में काफी टाइम लगता है, एवरीथिंग सारी चीजें कैलकुलेट करने में। बट यहाँ पर क्या होता है सॉफ्टवेयर में कि ये सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक मिलेंगी। आपको सिर्फ कुछ डेटा प्रोवाइड करने होते हैं, लोड वैल्यूज देनी होती हैं, ये सारी चीजें देनी है, और कैलकुलेशंस आपका विद इन सेकेंड्स आपका सॉफ्टवेयर सॉल्व करके दे देता है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द 3D मॉडल जनरेशन। समटाइम्स क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स का 3D मॉडल कैसा होगा, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर लोग इसको देख सकते हैं। वी हैव द 3D रेंडर ऑप्शन आल्सो दैट फॉर द स्ट्रक्चर ओनली। तो अब आपने इतनी देर से वर्ड यूज आपने देखा होगा, जो सबसे ज्यादा वर्ड यूज हो रहा है दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने आपको कई बार रिपीट किया, स्टैट क्या है तो स्ट्रक्चर डिजाइन। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्ट्रक्चर होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज द स्ट्रक्चर इन दिस इमेज। आप इस इमेज में जो देख रहे हो ये आपका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है दैट इज द बीम कॉलम एंड स्टेयरकेस एंड वन मोर थिंग दैट इज द प्लेट। प्लेट मींस फ्लोर। ओके, इतनी चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आई थिंक आपको भी इतनी चीजें दिख रही होंगी। ओके, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स ऑल्सो यस और नो। आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, you can type in chat box. या अब्दुल रहमान यू टाइप द आउटसोर्सेस। आउटसोर्सेस का मतलब होता है, या मैंने ऑब्वियसली मैंने बताया प्लेट दैट इज द स्लैब, दैट इज द रूफ, फ्लोर ये आपका स्लैब है। लिंटेल यही आपका जो होता है, लिंटेल स्लैब ये सारी चीजें आपकी जो फ्लोरिंग का काम करते हैं, दैट इज वी यूज द वर्ड प्लेट फॉर दैट। यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर ये वर्ड हमारा प्लेट के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। ठीक है, कॉलम बीम फ्लोर स्टेयरकेस। ओके, अच्छा तो आउटसोर्स का मीन्स पूछा था अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान आउटसोर्स का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे वर्क किया और उसको बाहर सेंड कर दिया, दैट इज द आउटसोर्स। आपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट उठाया, बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं जिनको टेक्ला पे काम कराना था, आपको टेक्ला सॉफ्टवेयर आता है, आपने वर्क किया, उसके बाद फाइल को क्या किया, उनको वहीं ऑनलाइन ही सेंड कर दिया, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ओके, सो नाउ यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है दैट इज द बीम कॉलम स्लैब, दैट इज स्लैब और फ्लोर दैट इज द सेम थिंग कि मैं इनको यहाँ पर यूज करता हूँ वर्ड प्लेट के नेम से, एंड स्टेयरकेस। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, हम ये इतनी ही चीजें हम यहाँ पर स्टैप्रो के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। वी कैन इवन ड्रॉ द सीयर वॉल ऑल्सो। आप देखेंगे बॉटम में मुझे यहाँ पर सीयर वॉल्स भी दिख रही हैं यहाँ पर, दैट इज योर कंक्रीट वॉल्स। या फिर ये ब्रिक वॉल्स नहीं होती, कंप्लीट जो आपकी कंक्रीट की वॉल बनती है, दैट मीन कि वहां पर रिइंफोर्समेंट भी होता है, दैट इज कॉल्ड योर सीयर वॉल। दैट मीन हम यहाँ पे सीयर वॉल भी कंप्लीट करेंगे आपके सिलेबस में, आपके इसमें कोर्स में आपको सीयर वॉल कैसे बनाया जाता है, आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। तो यहाँ पर हमें मुझे जो दिख रहा है, मे बी ये जो वॉल यहाँ पे मुझे दिख रही है, आई डोंट नो दिस इज अ ब्रिक वॉल और कंक्रीट वॉल। बेसिकली क्या होता है कि ब्रिक का वर्क बिल्कुल लास्ट में जैसे करते हैं, ब्रिक वर्क सबसे लास्ट में होता है, बट जहां पर हमें स्लैब, जहाँ पे स्टेयरकेस वगैरह बनानी होती है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं वहां पर सीयर वॉल का यूज करते हैं, दैट इज योर reinforcement concrete walls. I think shear wall सबको पता होगा। All you know the shear wall? Shear wall क्या होता है? Just type yes or no. Do you know the shear wall? Yeah, this is your load bearing walls. ये आपकी लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं, दैट मीन कि इनमें आपका रेनफोर्समेंट होता है, कंक्रीट भी होता है, ये अब नॉर्मल ब्रिक वॉल्स नहीं होती हैं। ओके, सो अब
यही इन्हीं सब का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चर। इसी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको हम फ्रेमवर्क, आपका स्ट्रक्चर जो भी होता है दैट मीन कि द फ्रेम बिल्डिंग, ओके, स्ट्रक्चर इन विच वेट इज कैरिड बाय अ स्केलेटन और फ्रेमवर्क। तो कंप्लीट वेट देखो, अगर आपका ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर करेंटली, पूरा का पूरा लोड आपका जो होता है लेटरल फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए बनाया जाता है या करेक्टली। तो दैट्स व्हाई जस्ट बिकॉज मैंने बोला कि लोड बेरिंग वॉल्स होती है, दैट मींस इनमें जो भी फोर्स आ रहा है आपका, लोड फोर्स जो आ रहा है आपका लोड की वजह से, तो आपका ये आपका लोड बेरिंग वॉल्स होती है। ऑब्वियसली इनका यूज हमें लेटरल फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए करना होगा, रेजिस्ट करने के लिए करना होता है। तो इट्स बेटर कि आप सारे लोग इस चीज को समझते हैं प्रॉपरली। अच्छा, आप लोग सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर फाइनल ईयर, फ्रॉम विच ईयर यू ऑल? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर आई थिंक सभी लोग थर्ड ईयर के ही हैं, अगर आप लोग नेम से देख रहे हैं। या ओके, सो ओके ओके जस्ट ओके, सबको टाइप करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। सो नाउ जस्ट सी, या ओके, वापस से आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो जो करंटली आप यहाँ पर देख रहे हो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है आपका दिस इज द स्केलेटन, ये आपका स्केलेटन है। इस पूरे स्केलेटन पे लास्ट में या फिरोज सदाब, मोहम्मद मोहसिन, जस्ट वेट, Saurabh Verma, do you want to say anything? You just raised your hand. Well, so I think कुछ स्टूडेंट्स ने फिर से भी ज्वाइन किया है, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है लेट में, दे कैन टाइप देयर नेम। जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस सेंड नहीं की है, जस्ट अपना नेम टाइप करके प्रेजेंट नेम एंड प्रेजेंट करके उसमें सेंड कर सकते हैं। चलिए फिर से मैं वापस इस पे आता हूँ स्ट्रक्चर पे अपने, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो स्केलेटन बना हुआ है, तो कंप्लीट लोड आपका स्ट्रक्चर पे ही होता है। यहाँ पर आपका केवल ब्रिक वर्क और रह गया है, और जो बाद में लाइव लोड्स के लिए जो चीजें होती हैं, फर्नीचर्स वगैरह, वो सारी चीजें आती हैं। तो दैट मीन ये जो स्केलेटन बना है, ये हमें जो यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर अभी करंटली वी कैन अप्लाई ओनली द डेड लोड। यहाँ पर हम सिर्फ डेड लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर आपका प्रिपेयर हुआ है, यहाँ पर अभी हमारा वॉल्स नहीं बनी हुई है। दैट विल ऑल्सो बी कैलकुलेट इन द आपके, वो भी डेड लोड में कैलकुलेट की जाएंगी। उसके बाद में जो फर्नीचर है, ह्यूमन बींग्स हैं, लाइव लोड वगैरह, वो सारी चीजें आपकी अप्लाई होती हैं। तो ये जो स्केलेटन बनाया जाता है, इसको बनाने बनाने का काम ही पूरा स्टेपों के थ्रू ये आउटपुट हमें मिलता है, जहां पर कितना रिफोर्समेंट होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपका स्केलेटन बनता है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर आप फिगर में यहाँ पर देख रहे हो, ठीक। तो उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड जो था आपका स्ट्रक्चर, देन सेकंड वर्ड जो आपने सुना दैट इज द एनालिसिस। तो एनालिसिस क्या होता है? तो एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका लोड लगा होता है, उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो आपका कहलाता है एनालिसिस। दैट मीन एनालिसिस ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द बिल्डिंग। ओके, ये आपका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, उसका रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करने का प्रोसेस होता है एनालिसिस। एंड ये किसके वजह से होता है? इट विल बी ड्यू टू द अप्लाइड लोड, जो भी आप लोड अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये जो रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करते हैं हम वहां पर, तो इसके अंदर हमारा एक ऑप्शन होता है पोस्ट प्रोसेसिंग, वहां पर हम रिस्पॉन्स की डिटेल्स देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज योर आउटपुट फाइल। तो आउटपुट फाइल से हमें रिइंफोर्समेंट डिटेल मिल जाती है। तो ये जो भी आपका रिस्पॉन्स होता है स्ट्रक्चर का, उसको जो हम रीड करते हैं, उसको रीड करना जो आपका होता है दैट इज योर एनालिसिस आउटपुट, वो आपका एनालिसिस का आउटपुट होता है, ठीक। तो ये दो वर्ड्स जो कि आपने सुना है। तो अब एनालिसिस करने के भी हमारे यहाँ मेथड होते हैं। तो जो आपके दो कॉमन मेथड है आपके एनालिसिस को रीड करने के, दैट इज योर स्टैटिक मेथड एंड अनदर वन इज योर डायनेमिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड क्या होता है कि स्टैटिक एनालिसिस में क्या होता है कि जब आपका लोड जो होता है वो स्टैटिक कंडीशन में हो, है ना, कंपोनेंट आपका रेस्ट में हो, कंपोनेंट मूव ना कर रहा हो, लोड्स भी आपकी मूव ना कर रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड योर आपका ये होता है आपका स्टैटिक एनालिसिस। जैसे कि स्ट्रक्चर का खुद का वेट, ऑब्वियसली आपकी बिल्डिंग हमेशा फिक्स रहेगी, घूम चलेगी फिरेगी नहीं इधर उधर, that is will be your self weight of the structure is the best example for the static load। और डायनेमिक लोड क्या होता है? जो लोड वेरी करे टाइम के साथ साथ, ठीक है, या ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा हो, जैसे कि मैं ब्रिज के ऊपर किसी व्हीकल का लोड देखना चाह रहा हूँ, दैट इज द मूविंग लोड।
तो ऑब्जेक्ट आपको मूव कर रहा है वहां पर, ठीक है। या मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ आपका सिस्मिक का, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम सेक्शंस पे आपका जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ऑब्वियसली स्टेट जो आपकी वाइब्रेशंस हो रहे होंगे, दैट जो आपका जो वाइब्रेशंस हो रहा होगा अर्थक्वेक की वजह से, वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग होगा। तो इसका मतलब वहां पर लोड की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, सारी चीजें चेंज हो रही होंगी, है ना। तो ये आपके एग्जांपल्स कहलाते हैं आपके डायनेमिक एनालिसिस के। तो जो मैंने आपको दिखाया, मूविंग व्हीकल्स ऑन द ब्रिजेस, seismic load, wind load, that is all called the dynamic analysis। तो ये आपके डायनेमिक एनालिसिस कहलाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद में ये सारे प्रोसीजर हमें करने होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का GUI सॉफ्टवेयर के बारे में दिखाना चाहूंगा, बट उसके पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, दैट इज द वर्क फ्लो ऑफ द स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसको थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे कि एक रियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इस रियल स्ट्रक्चर, मैं सॉफ्टवेयर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ ऑन द साइट पे आपको बनाना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? सबसे पहला काम होता है, देखो मैं केवल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें बात करूंगा, सॉइल एनालिसिस की बात नहीं करूंगा कि मैं वहां पे पहले सर्वेइंग करूंगा, सॉइल एनालिसिस करूंगा, वो चीज में बात नहीं करना। केवल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें हैं। सबसे पहले आप जो काम करते हो वो करते हो, फाउंडेशन बनाते हो, ठीक है। बट स्टैट प्रो में जस्ट इसका उल्टा होता है। स्टैट प्रो में सबसे लास्ट में फाउंडेशन बनता है। क्यों होता है ये आप ना कुछ दिनों में समझ जाओगे, इसलिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, ठीक है। आई थिंक किसी को कोई डाउट इस चीज में था, कोई किसी को लग रहा है कि ये चीज थोड़ा सा मतलब वियर्ड तो नहीं लग रहा है ये चीज कि हम सबसे बाद में बना रहे हैं फाउंडेशन, जबकि रियल सबसे पहले बनता है? अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है या कुछ है तो पूछ सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद सिफातुल्लाह, नो सर। तो मैं, अच्छा मोहम्मद, चलो कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रीजन क्यों है ऐसा। ऐसा रीजन ये होता है कि आप मुझे बताइए, जो फाउंडेशन होता है वो आप किस क्या कैलकुलेट करके बनाते हो? दैट इज द योर रिस्पॉन्स, दैट इज द रिएक्शन एट द बॉटम ऑफ द पिलर। जो पिलर के बॉटम में रिएक्शन होता है, रिएक्शन वैल्यूज जो आपको मिलती हैं, वो कैसे मिलेंगी रिएक्शन वैल्यूज? बीम के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, दैट मीन योर स्लैब है जो, उनके ऊपर कितना लोड अप्लाई है, डेड लोड क्या है, लाइव लोड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन की वैल्यूज आपको ऑलवेज, जहां पर आपका पिलर आपकी सरफेस को टच करता है वहां पर रिएक्शन वैल्यूज मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो इसका मतलब अगर आप मैनुअल कैलकुलेशंस भी करते हो तो रिएक्शन वैल्यू जो आपकी आती है उसके अकॉर्डिंग टू, या इट गोज टॉप टू बॉटम, ऑब्वियसली ये आपका टॉप से बॉटम की तरफ आता है, ठीक है। तो आपको जो बॉटम में आता है, ये प्रोसेस भी ऐसा होता है कि देखिए, सबसे पहले लोड अप्लाई होता है स्लैब के ऊपर, फिर स्लैब से ट्रांसफर होता है बीम के ऊपर, फिर बीम से ट्रांसफर होता है कॉलम से, फिर कॉलम से ट्रांसफर फ्लोर वाइज होते होते आपका बिल्कुल बॉटम में आता है, जहां पर वो सॉइल के साथ में टच में होता है। दैट इज द सॉइल, दैट मीन की सॉइल भी नहीं, बेसिकली वी कैन से कि वो जहां पर वो फाउंडेशन के साथ में टच होता है, क्योंकि फिर उसके नीचे फाउंडेशन आपका टच करता है सॉइल के साथ में, ठीक है। तो आपका जो फाउंडेशन के साथ में जो पॉइंट, जहां पर कांटेक्ट पॉइंट होता है, वहां पर रिएक्शन वैल्यूज आती हैं। ये रिएक्शन वैल्यूज आपकी सारी सभी लोड, सपोर्ट जो भी आपने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके आती हैं। तो इसका मतलब पहले आपको ऊपर का स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना पड़ता है, वो सब कैलकुलेट करने के बाद में आपका उस चीज से आपका फाउंडेशन डिजाइन होता है। तो ये मैनुअल भी यही होता है, यही चीजें एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर पे भी करते हैं। और रियल में क्या होता है कि आपका पहले फाउंडेशन बनेगा। रियल में तो ऐसा नहीं होता कि पहले बिल्डिंग ऊपर की बना ली, फिर देखा कितना लोड आ रहा है, फाउंडेशन बनाएंगे, वैसा नहीं होता है। इसीलिए रियल में भी जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर मैनुअल कैलकुलेशंस भी होती हैं, तो ऊपर के स्ट्रक्चर्स का लोड, सभी चीजें कैलकुलेट होने के बाद में फिर आपका स्लैब डिजाइन होता है, सॉरी फाउंडेशन डिजाइन होता है। ओके, तो सेम वर्क हम यहाँ सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे, बट रियल में आपका फाउंडेशन पहले बनेगा। फाउंडेशन बनने के बाद हमें बीम कॉलम बनाते हो, ठीक। तो सॉफ्टवेयर में पहले हमें ऊपर के स्ट्रक्चर्स को बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आपका रियल मॉडल है, जैसे मान लिया आपका 10 फ्लोर की बिल्डिंग बननी है, पहला फ्लोर आपका 3.5 मीटर का है, दूसरा फ्लोर आपका 3-3 मीटर का है, ठीक है। सौरभ प्रेजेंट, ओके। सो अभी भी देखिए कुछ लोग अपनी अटेंडेंस सेंड कर रहे हैं, जिन्होंने सेंड नहीं किया है प्लीज अटेंडेंस अपनी नेम के साथ में सेंड कर दीजिएगा। चलिए वापस से सॉफ्टवेयर पे आते हैं। तो हमने क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका जो भी आपका बीम कॉलम का शेप है, कि कितने आपके क्रॉस सेक्शन की सर्कुलर कॉलम है कि रेक्टेंगुलर कॉलम है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, या
डिजाइन ये पहले ही होता है कि लोड कितना आएगा फाउंडेशन पे, ये डिजाइन पहले ही होता है। तभी तो बताया मैंने कि मैनुअल कैलकुलेशंस में भी ये डिजाइन पहले करना पड़ता है हमें फाउंडेशन का, वो सॉरी मैनुअल डिजाइन में ये हमें पहले करना पड़ता है कि स्ट्रक्चर्स का पूरा ऊपर क्या वेट है, मैनुअल में भी यही करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर में भी यही करना पड़ता है, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन बनाते हैं, करेक्ट। बट जब रियल में आप काम करते हो तो तब क्या करते हो, तब तो पहले फाउंडेशन जब ही तो बनेगा, तो वो फाउंडेशन किसके अकॉर्डिंग बनता है, इन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग बनता है, यानी मैनुअल कैलकुलेशन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के कैलकुलेशन के थ्रू बनता है। दैट इज द, जो मैंने ये प्रोसेस बताया, दैट इज योर पेपर वर्क, जो हम कह सकते हैं कि ये पेपर वर्क होता है। बट साइट वर्क में क्या होता है, आपको पहले फाउंडेशन, ठीक है, तो वो चीज है। तो वही जो पेपर वर्क है आपका सॉफ्टवेयर वर्क है, उसमें हमें आपका स्ट्रक्चर डिजाइन जो टॉप का होता है वो सब करना पड़ता है, यानी कि फाउंडेशन के ऊपर वाला। तो कैसे करते हैं, तो जो भी आपका साइज होता है, जैसे मैंने बताया कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, पहला फ्लोर आपका समटाइम्स क्या होता है कि लोग अगर पार्किंग बना रहे हैं, अंडरग्राउंड नहीं बना रहे हैं, तो पहला फ्लोर आपका क्या करते हैं 1.5 मीटर का बनाया, उसमें नीचे पार्किंग का अपना ऑप्शन दे दिया होता है, ठीक। या कुछ लोग सीधे पहला फ्लोर 3.5 मीटर, फिर धीरे धीरे आपके टॉप वाइज हाइट कम होती जाती है फ्लोर्स की। तो क्या करते हैं कि जो भी आपका साइज है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, कॉलम का कितनी लेंथ का कॉलम है, कितने बड़े बड़े साइज के आपके बीम है, क्या लेंथ है बीम की, वो सब कुछ आपको पता होता है। नहीं पता है बाई चांस, मतलब क्या होता है कि उनका अप्रोक्सीमेट अगर भी आप आइडिया से लेके करते हो काम कि इतने साइज का होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं उतना ही बना लेते हैं, बाद में सॉफ्टवेयर में चेक करते हैं कि क्या ये साइज सही है या नहीं, अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली कि हमें उनकी क्रॉस सेक्शन वैल्यूज को, रिइंफोर्समेंट को चेंज करना पड़ता है। तो बाई चांस हमने सब कुछ करेक्ट बना लिया, तो करेक्ट सारा कैलकुलेशन मैंने करेक्ट कर लिया, तो सॉफ्टवेयर पे चेक करना है अगर, तो हमें सॉफ्टवेयर पे चेक करने के लिए पहले वो मॉडल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। दैट मीन कि एक वर्चुअल बिल्डिंग जो भी आपकी ऑन साइट बननी है, सेम शेप सेम साइज का आपको यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर पे। बनाने के बाद में अब उसका मॉडल केवल बनता है, प्रॉपर्टीज मतलब कि जो थिकनेस क्या है वो सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी, तो वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, जो जो कि आपका अगला स्टेप होता है। तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद में फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, कि हम वहाँ पर सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट देने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम वहाँ पर लोड लगाते हैं। लोड के बाद हम करते हैं प्राइमरी एनालिसिस। प्राइमरी एनालिसिस से हम क्या करते हैं कि आपको प्राइमरी एनालिसिस से केवल नोड का डिस्प्लेसमेंट, बॉटम पे रिएक्शन लोड, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, एस एफ डी, बी एम डी, स्ट्रेस, ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाती हैं कहाँ से, प्राइमरी एनालिसिस से। और ये सारी वैल्यूज प्राइमरी एनालिसिस से जो निकल के आएंगी, इनको हम चेक करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर, यानी कि प्राइमरी एनालिसिस से ये वैल्यूज आएंगे, आ तो जाएंगी, लेकिन इनको देखोगे कहाँ पर, ये आपको दिखाई, सब कुछ दिखाई पड़ेगा पोस्ट प्रोसेसिंग पे। फिर उसके बाद में हमारा एक ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज योर सेकेंडरी एनालिसिस। तो ये जो सेकेंडरी एनालिसिस होती है, इसमें क्या करते हैं हम सेकेंडरी एनालिसिस में, कि रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग की बात करते हैं कि रीइंफोर्समेंट कैसे हमारा, ये सारी चीजें रीइंफोर्समेंट कितना है क्या है, ये सारा काम करते हैं, ओके। तो अब मैं आपको सीधे सॉफ्टवेयर पे ही आता हूँ, सीधे सॉफ्टवेयर को ही दिखाता हूँ मैं आपको। आप लोगों को सॉफ्टवेयर का लिंक आई थिंक प्रोवाइड हो जाएगा आज, तो वहां पे आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, लाइसेंस वगैरह एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो या करेंटली इट इज आस्किंग फॉर द पासवर्ड, आई एम जस्ट गिविंग इट, या जस्ट वेट, विदाउट पासवर्ड ये लॉगिन नहीं होगा, एक मिनट रुकिए, मैं पासवर्ड एंटर कर दे रहा हूँ, आई हैव द पासवर्ड, आई हैव टू जस्ट चेक इट। आई एम जस्ट सर्चिंग इन माय चैट हिस्ट्री। ये आपका बीच बीच में जो होता है अपने आप साइन आउट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम कर देता है कभी कभी। सो नाउ
जस्ट वेट, RIT, या या आपको भी ऐसे ही यूजर नेम एक पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको शायद मेल पे आई थिंक कॉलेज की तरफ से सेंड हो भी गया होगा, आई डोंट नो, या मे बी आपको एक दो दिन में आज मिल जाए ईमेल। तो उसके थ्रू ही आप इसमें लॉगिन करके इसको ओपन कर सकते हो। तो ये आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से आप लॉगिन कर लोगे। जैसा आपने देखा, ये पासवर्ड कहाँ आपका यूज होगा, ये पासवर्ड आपको डालना होता है, ये आपका साइड में यहाँ पर एक ओपन होके आता है, दैट इज योर कनेक्शन क्लाइंट। तो यहाँ पर आपको ये चीजें यहाँ पर डालनी होंगी, जैसे कि मैंने मुझको जो एक पर्सनल प्रोवाइड हुआ है वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो देखिए, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग होती है, आप देखेंगे यहाँ पर आप मेरे कुछ ऑलरेडी बने हुए प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली कि मैं क्लासेस जो रेगुलर बेसिस पे कराता रहता हूँ, तो ये वहां से ही सेव प्रोजेक्ट है। जैसे मुझे कोई वाटर टैंक बनाना था, या मुझे कोई ट्रांसमिशन टावर यहाँ पे बनाना है, तो जो भी बिल्डिंग है, जैसे मैंने कोई स्ट्रक्चर ये बिल्डिंग है, तो मैं एक वाटर टैंक ही ओपन कर ले रहा हूँ, केवल समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो आप यू विल सी दैट कि जो भी शेप का आपको वाटर टैंक बनाना था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि ये जो वाटर टैंक के जो पिलर्स थे वो बनाए, फिर ये वाली साइड वाली बीम्स बनाई, फिर यहाँ पे मैंने ये सर्कुलर प्लेट बनाया, फिर सिलेंड्रिकल प्लेट बनाया। ये सारी चीजें मैं बनाता हूँ। बनाने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होता है, वहां से प्लेट है तो प्लेट की थिकनेस क्या है, कॉलम है तो कॉलम की डायमेंशन क्या है, कॉलम सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है, जैसे कि आप देख रहे हैं CIR सर्कुलर लिखा दिख रहा है। तो ये साइड वाली बीम्स रेक्टेंगुलर हैं, तो इनका साइज क्या है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी से देनी पड़ती हैं। प्रॉपर्टी से वैल्यू देने के बाद में फिर हम अगला स्टेप हमारा होता है सपोर्ट बनाने का। तो यहाँ से सपोर्ट से हम सपोर्ट क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ मैं आपको आपकी क्लास में बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, सब कुछ एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे बनता है। सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, कौन सा सपोर्ट कहाँ पर लगाना चाहिए, क्यों यही लगेगा, दूसरा क्यों नहीं लगेगा, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। फिर सपोर्ट के बाद में लोडिंग्स पे आते हैं, कौन कौन से लोड लगेंगे, डेड लोड है, सेल्फ वेट है, लाइव लोड है, तो वाटर का लोड क्या रहेगा, हाइड्रोस्टैटिक लोड बेसिकली होता है। सारे लोड्स वगैरह अप्लाई करते हैं। फिर लोडिंग के बाद में हम यहाँ से करते हैं एनालिसिस से प्राइमरी एनालिसिस। प्राइमरी एनालिसिस करने के बाद में आप क्या करते हो कि आप उसको एनालिसिस में आप देखोगे आउटपुट। यहाँ पे मेरा क्या है कि मैंने कंप्लीट कर रखा हुआ है, इस वजह से मेरा सेकेंडरी एनालिसिस के आउटपुट भी हमको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है। अदरवाइज सेकेंडरी एनालिसिस के लिए हमें ये आप जो देख रहे हो, आपका ये जो लिखा हुआ है डिजाइन कमांड्स, स्टील का स्ट्रक्चर है कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, वो यहाँ से हम सेकेंडरी एनालिसिस करते हैं। मैं अपने में सब कुछ कर रखा हुआ मैंने पहले से इसमें, इस वजह से मुझे पहली बार में पूरा आउटपुट मिल जाता है। तो ये आउटपुट ऐसे निकल के आ जाता है। आउटपुट में डिटेल्स आ जाती हैं। बीम डिजाइन हुआ है तो बीम डिजाइन में आप देखोगे कि क्या साइज के हमारे बार्स यूज हुए हैं, कितने बार्स यूज हुए हैं, ये सारा आउटपुट आपको यहाँ से मिलता है। कॉलम डिजाइन में जाएंगे तो देखो कॉलम में दिख जाएगा कि मेरे कॉलम में जो सरिया यूज हो रहे हैं, जैसे ये सरिया मैंने यूज किया है यहाँ पर, तो ये वैल्यू दिखा देगा कि 12 mm डाया के 6 बार यूज हुए हैं मेरे। ठीक है। टायर इन्फोर्समेंट में हमारा कितना यूज हुआ है और उनके बीच की स्पेसिंग क्या है, टायर इन्फोर्समेंट जो सेकेंडरी इन्फोर्समेंट होता है, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको जब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा। एक एक स्टेप आपको कैसे कैसे करता हूँ, वन बाय वन एवरीथिंग। टायर इन्फोर्समेंट हो सकता है भी बहुत से लोगों को ना पता हो कि टायर इन्फोर्समेंट क्या है, सियर इन्फोर्समेंट क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी क्या है कि आपको देखना ये है कि सॉफ्टवेयर में आपको आउटपुट क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें आप देखोगे। स्लैब डिजाइन किया होता है तो स्लैब डिजाइन की डिटेल्स भी मिलती हैं आपको। स्लैब डिजाइन में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं वो सब कुछ आप देख सकते हो।
और पोस्ट प्रोसेसिंग से मैंने जैसा कि वो बताया था ना कि आपको बेंडिंग वगैरह देखनी है बिग कॉलम वगैरह में, तो वो आप बीम रिजल्ट्स में देख सकते हो। यहाँ से आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। स्ट्रेस देखना है बीम में, तो स्ट्रेस देखना चाहो है ना बीम वगैरह में, तो आप स्ट्रेस भी देख सकते हो। स्ट्रेस डायग्राम में जाएंगे, बीम स्ट्रेस में गए, यहाँ से हम ठीक है पर्टिकुलर बीम को सिलेक्ट करके बीम स्ट्रेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस की वैल्यू बीम की, यहाँ से बीम स्ट्रेस क्लिक करते देखो ये स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आ जाती है। कहाँ पर स्ट्रेस अलग अलग लेंथ में, जैसे आप देख रहे हो करेंटली यहाँ पर, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आप एक देखोगे कि ये पॉइंट रेड कलर की लाइन आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है यहाँ साइड में आप देखोगे तो स्ट्रेस की वैल्यूज भी चेंज हो रही है, कलर चेंज होगा, ये वैल्यूज आपको कलर से दिख रहा है, ये आपको बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पे दिखता है। तो ये स्ट्रेस वगैरह कैसे करना है, कब कौन सी वैल्यू चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, और रिपोर्ट्स वगैरह कैसे जनरेट करते हैं, क्या क्या चीजें रिपोर्ट में चाहिए, वो सब चीजें आप यहाँ पर इसको आप देखेंगे। डायनेमिक का भी यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने डायनेमिक का कोई भी लोड नहीं लगाया है, डायनेमिक की सीस्मिक वगैरह किया नहीं है, तो डायनेमिक में यहाँ कुछ मिलना नहीं है अभी। ये डायनेमिक वगैरह जो मैंने बताया था, मूविंग लोड हो गया, सीस्मिक हो गया, वहां पर दिखता है ये आपका डायनेमिक का। ठीक है, या एनिमेशन में डिफ्लेक्शन वगैरह आप अगर देखना चाहो अगर होगा तो ये चीजें दिख जाती हैं। जैसे यहाँ कॉर्नर बीच में देखेंगे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो ये चीजें दिख जाती हैं। ये लोड की वजह से आपको प्लेट में वाइब्रेशन दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो बस ये सब चीजें आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट करते हो। अब मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का जीयूआई को बताता हूँ, सॉफ्टवेयर का जीयूआई बिल्कुल स्टार्ट से। तो मैं अभी इसको क्लोज करके मैं फिर से ओपन करके दूंगा। आई थिंक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप लोगों को, कैसा सॉफ्टवेयर अभी तक का जीयूआई वगैरह, मतलब जो भी आप आउटपुट देख रहे हो, इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है आपको? सारी चीजें कैसे बनता हूँ, एक ही चीज बना के सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो वापस से मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो लाइसेंस नहीं पूछेगा ये, क्योंकि अभी लॉगिन है ये। समटाइम्स क्या होता है, मैं देखता हूँ हर 5 से 10 डेज में अपने आप साइन आउट हो जाता है, तो मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ता है। चलिए, तो सॉफ्टवेयर के जीयूआई को फिर से समझते हैं। आप सॉफ्टवेयर के जीयूआई को समझते हैं। जब भी आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको ये एक स्क्रीन मिल के आएगी। यहाँ पर देखो रिसेंट में मेरे जो प्रोजेक्ट वर्क किए हैं वो रिसेंट में यहाँ दिख जाते हैं। आपको जब काम करना होगा तो आपको यहाँ पे न्यू पे आना होगा। जब भी आप न्यू पे आओगे तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिखेगा दैट इज योर मॉडल इन्फो। तो मॉडल का इन्फो क्या क्या है, मॉडल का आप जो भी काम करने जा रहे हो प्रोजेक्ट का नाम दोगे, प्रोजेक्ट किस जगह पर सेव हो रहा है वो लोकेशन देनी होगी। ये लोकेशन आप भूल के भी डेस्कटॉप मत करिएगा, आप कर सकते हो डेस्कटॉप। पता क्या होगा, डेस्कटॉप पे हर एक प्रोजेक्ट की 15 से 20 फाइल्स बनती हैं। ठीक है, तो आपने 5 प्रोजेक्ट यूज कर दिए तो 100 फाइल्स, अलग अलग फाइल्स आपके डेस्कटॉप पे रख जाएंगी आके, पूरा डेस्कटॉप फिल हो जाएगा नीचे चीज से। इसीलिए किसी भी ड्राइव में आप एक फोल्डर बना लो। मोस्टली मैं इसको सी ड्राइव में नहीं रखता हूँ, रीजन इसका ये है, कभी भी सी ड्राइव आपकी क्या हो सकती है कि सिस्टम आपका क्या हो जाए कि क्रैश कर जाए, विंडोज क्रैश कर जाए, या आपने फॉर्मेट कर दिया तो डेटा आपका सी ड्राइव का हट जाता है। इसलिए मैं इसको ऐसी किसी ड्राइव में शेयर करता हूँ जो ड्राइव आपकी आपकी जिसमें विंडोज नहीं है। तो मैं डी ई जो भी आपकी बनी हो किसी भी ड्राइव में फोल्डर बना लोगे आप वहां पर। तो मैंने स्टैट फाइल नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है डी ड्राइव में, आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये फोल्डर कि कहाँ पर है। ये मेरा देखोगे तो लोकल डिस्क डी के अंदर एक स्टैट फाइल नाम से मेरा ये रहा, स्टैट फाइल नाम से फाइल है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊंगा प्रोजेक्ट नंबर 33, ये 33 नाम का एक प्रोजेक्ट है। तो 33 नाम के प्रोजेक्ट की कितनी फाइल प्रिपेयर हुई आप देखो, 14 आइटम्स आपके बने हैं, आपको दिख रहा है टोटल 14 फाइल्स हैं। ये एक छोटे से प्रोजेक्ट की 14 15 फाइल बनती हैं। जैसे मेरा एक रिवीजन नाम से फोल्डर है, ये फाइल है ये। तो रिवीजन वाली फाइल्स कितनी है, जितने भी रिवीजन वाले नाम है मैं नोट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर है 13 आइटम्स बने हुए हैं। तो जितना ज्यादा वर्क, जितना ज्यादा आप एनालिसिस करते जाओगे उतनी ज्यादा फाइल्स आपकी बनती जाएंगी, है ना। जैसे जैसे फाइल्स आप प्रोजेक्ट में काम बढ़ता चला जाएगा, जैसे विंड वाला आप देखोगे तो हो सकता है विंड की फाइल आपको और ज्यादा मिले, 14 से ज्यादा फाइल मिल जाए आपको। देखते हैं, ठीक है, तो एक एक प्रोजेक्ट की यहाँ देखो 22 आइटम्स बन गए हैं। केवल विंड एनालिसिस के मेरे 22 फाइल्स बन गई हैं। तो ऐसी फाइल्स डेस्कटॉप पे आ जाएंगी। तो बेटर है कि आप किसी एक फाइल ड्राइव में सेव कर लो, उसके बाद यहाँ ब्राउज के थ्रू जाओगे तो जिस भी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जैसे मैं क्या करने जा रहा हूँ डी ड्राइव के, अभी मैं स्टैड करेक्ट फाइल्स वाले फोल्डर को मैंने सिलेक्ट कर लिया और कर लिया सिलेक्ट फोल्डर। तो अब मेरी सारी फाइल्स स्टैड करेक्ट फाइल्स वाले फोल्डर में सेव होंगी। ठीक है, ऐसा आप लोगों को जब भी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो आप जरूर करिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा फाइल्स, ऐसे फाइल सेव भी रहती हैं और आपका डेस्कटॉप पे करने से भी बेटर है कि डेस्कटॉप पे करने में पूरा डेस्कटॉप फिल हो जाएगा। उसके बाद में अगला काम आप देखोगे, यहाँ पे देखो फाइल्स के में टाइप होते हैं, एनालिटिकल
फिजिकल एंड बिल्डिंग। तो मोस्टली हम जो वर्क करते हैं वो एनालिटिकल में करते हैं। फिजिकल में क्या होता है कि आपके वॉल्स वगैरह भी दिखानी पड़ती हैं आपको, शियर वॉल्स वगैरह, बिल्डिंग प्लान, आप इन अलग अलग इन सब में वर्क करने से बेटर है कि आप एनालिटिकल में वर्क करते हैं। और स्टैट कनेक्ट से पहले जो सारा वर्क एनालिटिकल में ही होता है, तो वहाँ पे एनालिटिकल वाला ऑप्शन था ही नहीं, ये कोई ऑप्शन आते ही नहीं थे, ये आपका कनेक्ट मेडिसिन में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बिल्डिंग प्लानर से क्या होता है कि बिल्डिंग्स जो आप प्लान करना होता है कि आप पूरा प्रॉपरली वॉल रूफ जो भी बनाया पूरा 3D मॉडल घर का जैसा बनाना होता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो बिल्डिंग प्लानर में नॉर्मली हम दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को लाके ओपन करके किसी सॉफ्टवेयर में 3D बना हुआ है यहाँ पे लाके हम एनालाइज करने का काम करते हैं। इसका मतलब बिल्डिंग में लाने के बाद में हम इसको वापस से स्टैट यहाँ पे ले आकर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्विच करना पड़ेगा वर्क प्लेस को अपने। तो अगर आप पूरा प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं नया प्रोजेक्ट, तो हम उसको ज्यादातर मोस्टली हम एनालिटिकल से यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ से एनालिटिकल लिया, अब प्रोजेक्ट का यहाँ पर नाम दे देंगे। तो स्ट्रक्चर वन तो डिफॉल्ट नाम आता ही है, तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर वन नाम की फाइल होगी। जैसे मैं इसको आगे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो फाइल रिप्लेस के लिए पूछेगा, या अगर नई फाइल कोई बनाओगे यूनिक नेम से तो वो आपका फाइल नहीं पूछेगा। ठीक है, अभी मैं इसको स्ट्रक्चर वन, चलो कोई नाम यूनिक नेम नया दे देते हैं, जैसे आपके कॉलेज के नाम दे देते हैं, है ना। ठीक है, उससे क्या रहेगा कि आपका मुझे ये फाइल अभी रिप्लेस के लिए नहीं पूछेगा। उसके बाद में नाम दे दिया मैंने, लोकेशन दे दी मैंने, फिर जॉब इन्फो, मतलब कि जॉब नेम कि पर्टिकुलर आप जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हो वो किस चीज की बिल्डिंग है, किस क्लाइंट की बिल्डिंग है, जॉब नंबर क्या है। नाउ जॉब नंबर मतलब कि जैसे मान लो एक बिल्डिंग होती है, तो एक ही बिल्डिंग में हमें सारे काम आप ही को नहीं मिलते हैं। एक बिल्डिंग में हो सकता है आधा कोई और वर्क कोई और कर रहा है, हाफ वर्क किसी और को दिया गया हो, तो कई कई इंजीनियर्स काम करते हैं, तो हर उसी के अकॉर्डिंग आपका सब में एक एक आपका क्या होता है कि आपका एक क्लाइंट नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि अपना सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। रिविजन कितने टाइम किए हैं, कौन सा पार्ट का नेम कर रहे हो, रेफरेंस नंबर, आप अपना नेम किस इंजीनियर ने किया है, किसने चेक किया है, अप्रूव किसके थ्रू हुआ है, ऑल द थिंग्स आप यहाँ से आप सारी चीजें यहाँ से आप इसको कर सकते हो। ओके, तो चलिए, आई थिंक कुछ स्टूडेंट ने भी फिर से ज्वाइन किया हुआ है, तो जिन्होंने भी अगेन अभी ज्वाइन किया है और अपनी अटेंडेंस सेंड नहीं की है, दे कैन सेंड। चलो मैं सॉफ्टवेयर पे ले आता हूँ। उसके बाद में एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर क्रिएट, तो आप ऐसे क्रिएट कर लोगे तो आपने वर्किंग चालू कर ली, बट करेंटली आपको नहीं पता आप किस यूनिट में काम कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ से अरेंज होती है, मैं इसको फिर से दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने न्यू पे गया, एक ऑप्शन अभी रह गया था मेरा, दैट इज योर यूनिट। ओके, तो डिफॉल्ट आप देखोगे ये एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूनिट का। तो करंटली देखिए स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको पता है जो करंटली हमारा वर्क हो रहा है वो सब कुछ आपका मीटर इसमें ही काम होता है ना, दैट इज योर मैट्रिक यूनिट। ठीक है, पहले हमारा क्या था, हम लोग फिट इंचेस में भी काम करते थे, स्टिल बहुत से कंट्रीज में फिट और इंचेस पे ही वर्क होता है। तो आप अगर फिट और इंचेस पे काम करना चाहते हो तो आपको यहाँ से इंग्लिश यूनिट सेट करनी पड़ेगी। वन मोर थिंग, जब आप लोग पहली बार जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे ना, तो आप लोगों की डिफॉल्ट इंग्लिश यूनिट सिलेक्ट होगी। आप लोगों की जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, आप फिट और इंचेस में काम करते दिख रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर की यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सब लोग प्रॉपरली देखिएगा, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वीडियो से भी देख सकते हो आप, बट फिर भी आप इसको एक बार प्रॉपरली देखिए। ये जो आपका यूनिट के जो सेटअप है, यूनिट के सेटअप हम कहाँ से करते हैं, इसमें एक ऑप्शन होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, वो जब आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तब आपको मिलता है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, सॉफ्टवेयर को मुझे री ओपन करना पड़ेगा यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइएगा बस। ये रहा, ये देखिए, ये एक ऑप्शन होता है लाइसेंस और कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो आप यहाँ से आप अपनी यूनिट को चेंज कर सकते हो। जैसे डिफॉल्ट अभी आप जब आप न्यू में आओगे तो आप देखोगे आपके मेरा तो मैट्रिक लगा हुआ क्योंकि मैंने चेंज किया है। आप जब सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम करोगे तो वह इंग्लिश आपका सेलेक्ट होगा। तो इसको चेंज कहाँ से करते हैं, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद में एक ये ऐसे विंडो ओपन होके आएगी, और यहाँ से आप क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज है ये तो, और ये आपका रहा बेस यूनिट, इसको आप
मैट्रिक पे सिलेक्ट कर लेना। ओके, उससे क्या होगा कि आपका जो वर्किंग है अब आप मैट्रिक यूनिट में काम करोगे। डिफॉल्ट आपका इंग्लिश दिखा रहा होगा तो उसको कन्वर्ट कर लेना मैट्रिक में। चलिए अब और चीज यहाँ पे देखो, कुछ और भी ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस है डिस्प्ले लाइसेंस यूनिट, लाइसेंस ऑप्शन, ये सारी चीजें आपको इनमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, इनको आप मत चेंज करिएगा। ठीक है, बस आप केवल जनरल वैल्यूज की चीजों को समझिए, बाकी चीजों को प्लीज मत ओपन करिएगा। इट विल बी बेटर फॉर यू, अदरवाइज सॉफ्टवेयर आपका क्रैश करे या कुछ प्रॉब्लम आए आगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अरेंज ऑल दिस थिंग, रीसेट करना दिक्कत करेगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ग्लोबल एक्सिस ऑलवेज आपको वाई अप लेना है, जेड अप नहीं लेना। आप रीजन बता देता हूँ वाई अप क्या होता है। देखो नॉर्मल क्या होता है, आपका जो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप जो काम करते हो एक्स और वाई एक ही प्लेन पे होता है, और जेड आपका तीसरी डायमेंशन होती है जो कि आपकी जो एलिवेशन में काम करती है। बट स्टैट प्रो में क्या होता है कि सब कुछ आपका वाई अप चलता है, स्टैट प्रो के अंदर हर कोई वाई अप करता है। इसी वजह से स्टैट कनेक्ट के अंदर इन्होंने जेड अप का ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपको कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा तो आप जेड अप कर सकते हो। लेकिन क्या है कि ऑल ओवर इंडिया करंटली बहुत से लोग अभी भी स्टैट प्रो की जगह, स्टैट कनेक्ट की जगह स्टैट प्रो ही यूज कर रहे हैं। तो उनको सबको पता अभी भी वाई अप ही पता है कि हमें नहीं, हमें वाई अप पे ही काम करना है। ठीक है, तो वो सब अभी वाई अप पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको चेंज नहीं करिएगा, आप इसको वाई अप ही रखिएगा। ठीक है, ओके, सो